स्वार्थ में नहीं, कि इस समस्या से बहुत सारे लोगों को परेशानी है या ये कुछ अच्छा हो जाए तो एक बहुत बड़े वर्ग के लिए अच्छा हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं हम जनहित। क्या बोलते हैं इसको? जिसमें स्वयं के हित के अलावा अन्य या स्वयं का हित भी शामिल ना हो, ये जरूरी नहीं है, बहुत सारी एक वर्ग का हित जिसमें शामिल है। मान के चलो कि कहीं पे पॉल्यूशन होता है और कहीं पे अक्सर एक फैक्ट्री चल रही है बहुत ज़्यादा, और वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन करती है, और उसके आसपास बहुत सारा एक आपका कस्बा बसा हुआ है, जिसकी वजह से क्या है, वहाँ पर स्वास्थ्य समस्याएं हो रही हैं, बहुत सारे लोगों को हेल्थ इश्यूज हो गए। तो मुझे बताइए कि वो एक बहुत बड़े वर्ग के लिए एक जैसी समस्या हो गई, हाँ या ना? आप कहेंगे हाँ बिल्कुल, वो एक बहुत बड़े वर्ग के लिए एक जैसी समस्या हो गई। अब एक जैसी समस्या हो गई तो उसके लिए क्या है, आप पीआईएल दायर कर सकते हैं कोर्ट में। मतलब प्रोसीजर अलग अलग है, पीआईएल का प्रोसीजर अलग अलग होता है। आप जैसे हाई कोर्ट में जाओगे तो आपको याचिका दायर करनी पड़ेगी, तो उसकी 2 कॉपीज होती हैं, 50 रुपये पर कॉपी उसका चार्ज होता है। सुप्रीम कोर्ट में आप जाओगे तो वहाँ 5 कॉपीज आपकी होती हैं, आपको 5 कॉपीज जमा करनी पड़ती हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है आपका, कि आप जनहित याचिका दायर कर सकते हैं, एक बड़े वर्ग का हित जिसमें शामिल है। तो ऐसे ही जनता ने कुछ याचिका भेजी कि भाई इस तरह से चीज़ें होनी चाहिए, तो उन पर सदन विचार कर लेता है। तो क्या होगा, याचिका पर विचार के लिए। तो याचिका समझ में आया? याचिका समझ में आया? इसी को बोलते हैं याचिका, यानी कि लिटिगेशन या पटिशन इसको हम बोलते हैं। जैसे आपने एक ना शब्द कभी सुना हो अगर, PIL, जब आप कभी शायद यूपीएसआई के लिए पढ़ेंगे और मूल विधि आप पढ़ोगे तो मूल विधि में आप पढ़ोगे PIL क्या होता है। पीएन, हमारे यहाँ पर एक जस्टिस थे PN भगवती, तो वो PIL को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट का मतलब क्या है? पब्लिक मतलब जन, इंटरेस्ट मतलब हित, और लिटिगेशन मीन्स याचिका। तो जनहित याचिका, जनता के हित के लिए याचिका। जैसे सब लोगों की स्वास्थ्य समस्या थी, सब लोगों के स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा था, तो ये जनहित की बात हो गई, ये पब्लिक इंटरेस्ट की बात हो गई। समझ पाए मेरी बात को? हम सब करें तो इसके लिए जरूरी नहीं है कि वो सारा वर्ग ही प्रतिनिधित्व करे, सब जा करके आपका कोर्ट जाए, एक व्यक्ति भी जा सकता है। और वो व्यक्ति क्या बोलेगा कि इस जनता का मैं जो है प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, और इतने लोगों को ऐसे समस्या है, कुछ भी क्षेत्र आप हो सकता है, और वो आप समझ सकते हो। तो वही होता है। तीसरी तीसरी क्या होती है इसमें? तीसरी इसमें होती है आचार समिति। खाने वाला अचार ना समझ लेना भैया, ये एथिक्स कमेटी होती है। एथिक्स, एथिक्स कमेटी। अब देखो एथिक्स का मतलब क्या है, आचार समझते हैं। जैसे मैं आपसे अक्सर एक बात बोलता हूँ, विनम्र प्रार्थना। ऐसा भी हो सकता है कि मैं आपके शब्दों को, आपके कमेंट्स को इग्नोर कर दूं, या जो ये भाई साहब यहाँ बैठे हुए हैं इनसे मैं बोल दूं, अतिरिक्त बात जो करे उसको ब्लॉक कर देना। ब्लॉक का मतलब वो चुपचाप तो पढ़ेगा ही, अगर उसे पढ़ने लायक चीज़ें तो पढ़ने तो आएगा, तो उस पर क्लास पे तो कोई फ़र्क पड़ना नहीं ब्लॉक होने से। लेकिन मैंने एक रास्ता तय किया कि मैं आप सब लोगों से विनम्र निवेदन कर लूँगा, और शायद आप उसको मान जाएंगे। ये मेरा मानना है, ठीक है? तो ये तो हो गए मेरे एथिक्स। अब साथ में दूसरा एथिक्स आपका, यानी कि आचार व्यवहार, इसी को हम बोलते हैं। अब एक हो गया आपका। अब आप सोचे नहीं, ये कुछ भी बोले, ये चाहे हमारे हाथ जोड़े, हमारे पैर पकड़े, या हमारे भविष्य के लिए हमसे कितनी भी प्रार्थनाएं करें, हम तो अपनी तरीके से करेंगे। तो ये एथिक्स नहीं है, आप अनएथिकल हो चुके हैं, क्योंकि अब आपकी जो मर्जी है उसका कोई महत्व तो बचा नहीं। यहाँ पर जो मर्जी मान्य होनी चाहिए, अगर एक समर्पण होना चाहिए तो आपका मेरे प्रति होना चाहिए, कि क्योंकि चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, अभी इस हाल में, और मैं आपके अच्छे की बात कर रहा हूँ, आपके हित की बात कर रहा हूँ, तो आप समर्पण आपके अंदर होना चाहिए। लेकिन इसके बाद भी आप मन मर्जी करते हैं, यानी कि आप एथिक्स के पेपर नहीं है। ऐसी संसद में क्या होता है कि जो सांसद हैं उनको भी ब्रीफ किया जाता है कि भाई संसद की प्रक्रिया, आर्टिकल 118 में नियम बताए गए हैं कि संसद में इस तरह से आप बिहेव करेंगे। लेकिन कुछ क्या है आपका, क्या सबका बिहेवियर सही होता है? तो आप बोलेंगे हर व्यक्ति इस दुनिया में एथिकल हो, ये जरूरी नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अनएथिकल होते हैं, अनैतिक होते हैं। कुछ इंसान इस जीवन में नैतिक, मतलब संसार में, जीवन छोड़िए, पूरे संसार में, चाहे वो जानवरों की बात करें हम इंसानों की, सब नैतिक हो जाए ये जरूरी नहीं है। हो सकते हैं, इसकी परिकल्पना की जा सकती है, लेकिन सब हो जाएंगे बिल्कुल आवश्यक नहीं है ना? सब अनैतिक हो जाएंगे इसकी ये भी आवश्यक नहीं है। लेकिन संसद की प्रक्रिया के कुछ नियम होंगे, जो उनका पालन नहीं करेगा तो भैया देखा जाएगा ना कौन पालन करता है कौन नहीं। तो आचार समिति इसी काम को देखती है। क्या काम करेगी? सदन में आचार संहिता लागू करना, कि वे भड़कोगे नहीं, लड़ोगे नहीं, आचार संहिता लागू करना। आचार संहिता लागू करना चुनाव के समय पे लागू होती है ना, चुनाव आयोग द्वारा 4 लोग खड़े नहीं होंगे, ऐसे नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो ऐसी सदन की भी एक आचार संहिता होती है। आप लिख लेंगे, एनफोर्सिंग द कोड ऑफ कंडक्ट इन पार्लियामेंट।
एनफोर्सिंग द कोड ऑफ कंडक्ट इन पार्लियामेंट, सदन में आचार संहिता को लागू करना। बात क्लियर है? बात क्लियर है? तो ये जांच समितियों के काम है 3 तरह के। फिर तो आपका 2 समिति बचती हैं छोटी छोटी, उसमें एक तो बचती है सदन की समिति, कमिटीज ऑफ हाउस या हाउस कमिटीज जिनको मैंने आपसे कहा था, सदन की समितियां, क्या बोलेंगे इनको? हाउस कमिटीज। हाउस कमिटीज, इनका क्या काम है? समझ भी पा रहे हैं ना आप? ये वो टर्म्स हैं जिनको बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं और सोचते हैं यार इनको क्यों ही पढ़ें, बहुत महत्वपूर्ण है और बड़े धैर्य के साथ में हम इसको जान रहे हैं ताकि आप जान पाए। ठीक है, क्या बोलेंगे? हाउस कमिटीज। तो आप बोलोगे एक होती है नियम समिति, ये बता दिया मैंने आपको। देखो इसमें क्या होगा, अगर ये विशेषाधिकार समिति लोकसभा में गठित हुई है तो 15 होंगे, राज्यसभा में हुई है तो 10 होंगे, ये मैं बता चुका था आपको। तो इसी तरह इसमें होती है एक नियम समिति सदन की समितियों में, और रूल कमेटी जिसको हम बोलते हैं, रूल कमेटी। अब रूल कमेटी के लिए सबसे पहली तो ये बात है कि इसमें सदस्य कितने होंगे। देखो ये नियम समिति अगर लोकसभा में गठित हो रही है तो लोकसभा के लिए तो होते हैं इसमें 15 मेंबर्स, और यही अगर राज्यसभा में गठित हो तो आपका 16 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, और क्या करेंगे ये हमेशा सदन की प्रक्रिया की समीक्षा, सदन की जो प्रक्रिया चल रही है, प्रक्रिया की समीक्षा, ये बताएंगे समय समय पर कि भाई सदन की प्रक्रिया में ये गड़बड़ चल रही है, इस तरह से सत्र पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये सत्र को पूरा करने के लिए इस तरह से प्रोसीजर्स होना चाहिए, इतने घंटे हमको बैठना पड़ेगा। रिव्यू ऑफ क्या बोलेंगे? रिव्यू ऑफ, समीक्षा करेगी किसका? सदन की प्रक्रिया की। सदन की प्रक्रिया को हम क्या कह सकते हैं? रिव्यू द ऑफ हाउस प्रोसीजर, ये हम बोल सकते हैं, हाउस प्रोसीजर और हाउस प्रोसीडिंग्स। इसी में फिर दूसरी आती है आपका कौन सी? सदस्यों की अनुपस्थिति पर समिति, सदस्यों की अनुपस्थिति पर। अच्छा बताइए कितने दिन अनुपस्थित होने पर सदस्यता चली जाती है किसी सांसद की? उसके लिए यही काम करती है, सदस्यों की अनुपस्थिति पर समिति, समिति। ठीक है, इसको क्या बोल सकते हैं? कमिटीज ऑन, कमिटीज नहीं, कमिटी ही होगा सिर्फ, क्योंकि ये तो एक ही समिति है। कमिटी ऑन एब्सेंस ऑफ मेंबर्स, एब्सेंस ऑफ मेंबर्स। अब शायद बोर्ड ये ठीक काम करने लगा ना, मुझे ऐसा लग रहा है अभी इसमें। देखो ये नियम बनाया गया है कि कोई भी जो आपका सांसद है लोकसभा में, ठीक है, इसमें लोकसभा में होता है और इसमें आपका याद रख लेना, इसमें 15 सदस्य होते हैं। लोकसभा में कितने होते हैं? 15 सदस्य होते हैं। इसमें नियम ये बनाया गया है कि अगर कोई 2 माह तक अनुपस्थित रहा बिगर किसी को सूचना दिए, ठीक है, कोई सूचना नहीं है, बेशक से वो बीमार हो कुछ भी हो, अगर सूचना नहीं दी गई है जो प्रमुख है यानी कि सदन के अध्यक्ष को, या सदन में इसकी सूचना नहीं है, और 2 माह तक अनुपस्थित रहा तो उसकी सदस्यता जो है वो ले ली जाएगी। तो इस बात को भी नोट कर लेना, कितने दिन अनुपस्थित होने पर? 60 डेज। कितने दिन पर? 60 डेज पर क्या होगा, लिखना इस बात को पूरा। 60 दिन सदन को बगैर सूचित किए अनुपस्थित रहने पर, क्या बोलेंगे? 60 दिन सदन को बगैर सूचित किए अनुपस्थित रहने पर उसकी सदस्यता चली जाती है। 60 डेज। अब इस पर कोई नज़र तो रखेगा या नहीं रखेगा? उसी के लिए समिति बनाई गई है, सदनों की सदस्यों की अनुपस्थिति पर सदन समिति। ठीक है, एक होती है आपका कार्य मंत्रणा समिति, कार्य मंत्रणा समिति, इसी में जिसको बिजनेस एडवाइजरी कमेटी कहा जाता है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में क्या होगा आपका? अगर लोकसभा में गठित हो रही है तो 15 सदस्य, और राज्यसभा में अगर गठित हो रही है तो आपका 10 सदस्य होंगे। अब हम एक बात देखते हैं कि जो हमारा सदन है उसकी रोज की भी तो प्रक्रिया होती है, रोज के कार्यों को कौन बताएगा? देखो यहाँ पर तो हमने कहा समीक्षा। समीक्षा कब होती है? समीक्षा होती है बाद में किसी भी चीज़ की। ठीक है, समीक्षा आप पहले नहीं कर सकते, लेकिन ये आप एक प्रोसेस कर सकते हो ना, जैसे आप अपने टाइम टेबल बना सकते हो कल का कि भाई मैं कल को इस तरह से पढ़ूंगा, मैं अगर मुझे सेलेक्ट होना तो मैं जीएस के लिए, आपने सोच लिया मैं 3-4 घंटे जीएस को दूंगा। ठीक है, आपका एग्जाम कौन सा, उसके आधार पर
अब मान के चलिए आपके एग्जाम में जीएस का रोल ही नहीं है, जीएस का रोल आपका 10% है, तो अपनी पढ़ाई का 10% तो देना पड़ेगा। यानी 10 घंटे आप पढ़ते हैं तो कोई 1 घंटा तो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या होगी आपका, जैसे मान के चलो कहीं पर आपका 25% का सिलेबस है, आप 10 घंटे पढ़ते तो 2.5 घंटे जीएस को देना पड़ेगा। अब इतना ही टाइम फिर रीजनिंग को भी देना पड़ेगा, 2.5 घंटे। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, रीजनिंग को मुझे 2.5 घंटे देने की ज़रूरत नहीं है, रीजनिंग मेरा एक अच्छा विषय हो चुका है, तो वहाँ से कोई 1 घंटा बचा के उस सब्जेक्ट को दे दो जो आपका कमज़ोर है। समझ पा रहे, यही टाइम मैनेजमेंट होता है। आप जितने घंटे पढ़ते हैं अपने एग्जाम के हिसाब से कितना परसेंट किस सब्जेक्ट का रेशियो है उतना बांटिए। और आप देखिए आपकी कमांड कौन से सब्जेक्ट पर है, जिनको आपको कम समय देने की है उससे उतना ही समय आप क्या करेंगे वहाँ से बचा के उस विषय को दे दें जो आपका कमज़ोर है। चाहे वो कुछ भी हो, जीएस कमज़ोर हो, मैथ कमज़ोर हो, रीजनिंग कमज़ोर हो। कुछ दो साथियों का ऐसा होता है कि आपका मैथ बहुत अच्छा होता है और रीजनिंग कमज़ोर हो जाती है, ऐसा होता है? हाँ होता है, बहुत बार होता है। जो मैथ्स के अच्छे स्टूडेंट थे पीसीएम, उन्होंने रीजनिंग कभी पढ़ी नहीं। हाँ, एक टाइम के बाद में उनकी रीजनिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, लेकिन रीजनिंग बहुत अच्छी होगी इसलिए ये ज़रूरी है कि उनका मैथ पहले से अच्छा हो सकता था। लेकिन रीजनिंग बहुत अच्छी हो जाए इस बात की गारंटी बिल्कुल नहीं है कि मैथ भी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है थोड़ा, तो इसको बोलते हैं अपनी अगले टाइम का मैनेजमेंट। तो यही कार्य मंत्रणा समिति भी करती है। तो ये कार्य मंत्रणा समिति क्या करती है, दिन के कार्यक्रम का निर्धारण। कितने लोग ऐसे हैं जो टाइम टेबल से पढ़ते हैं, मुझे बताओ जरा थम्स अप करके। फिर मैं आपको एक इनपुट देता हूँ कि एक रेगुलर टाइम टेबल मत बनाना कभी भी, एक लंबे समय के लिए उसको चेंज किया करो। निर्धारण, शेड्यूलिंग, झूठ मत बोला करो बस। ऐसे नहीं कोई भी चीज़ पूछी उस पर थम्स अप कर दिया। डेज शेड्यूल, सत्य बोलना सीखो, ठीक है। कहते हैं जो इंसान सत्य बोलना अगर सीख जाए और अपनी लाइफ में भी उसको फॉलो कर ले वो प्रैक्टिकली, तो उसके लिए चीज़ें फिर आसान हो जाती हैं। तो सब ने थम्स अप कर दिया, कई बहुत सारे साथियों ने सत्य बोला है, नहीं करते हैं। अगर आपको लगता है बगैर टाइम टेबल की चीज़ें सही चल रही हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी मेरे हिसाब से होना चाहिए। प्लस माइनस का थोड़ा एक अंदाज़ा लगाया करो, ज़रूर लगाया करो, नहीं तो हम कई बार बस सही तैयारी करते रह जाते हैं, है ना। क्योंकि खुद को आप लोगों को आकलन तो करना होगा ना अपना, कि भाई मेरा ये विषय कमज़ोर है और इसके लिए मेरे ये टारगेट्स हैं। तो अपना एक टाइम टेबल बनाओ कि ये सब्जेक्ट में मुझे ये चैप्टर तब तक पढ़ना है। मेरी पॉलिटी मान के चलो, आपने एक आइडिया बना लिया कि भाई मेरा पॉलिटी ये सब्जेक्ट है, तब तब मैं रिवीजन करूँगा इसका, क्योंकि उससे क्या चीज़ों को पता रहेगा अपना। अच्छा इस पार्ट का मैं रिवीजन कर चुका हूँ, कुछ बचा तो नहीं है। ऐसा नहीं है कि फिक्स उसी को फॉलो करना है। आपने 8 घंटे का टाइम टेबल बना लिया मान के चलिए, तो आप ये बोलेंगे नहीं मुझे तो 8 घंटे ही पढ़ना। ठीक है, किसी दिन 7 पढ़ेंगे, किसी दिन 9 भी पढ़ लेंगे, लेकिन एक बहुत लंबे समय तक नहीं। उसको चेंज कर दिया करो, क्योंकि मस्तिष्क की अवस्था ये है कि अगर ये एक लंबे समय तक जिस स्टेज में रह लेगा इसको वही फिर चाहिए। अगर आपको कभी एक स्थिति की वजह से उसको बदलना पड़ा तो ये फिर उसके लिए तैयार नहीं होगा। इसीलिए छोटे टाइम टेबल सेट करना, छोटे टाइम टेबल्स। जैसे आपने देखा किसी का ताश खेलने में मन लग जाता है तो वो ताश ही खेलता है, क्यों? क्योंकि उसके माइंड ने स्पेस बना लिया है। समझ पा रहे हो? तो लंबा टाइम टेबल नहीं बनाना किसी चीज़ का, नहीं तो आप उसी के आदी हो जाओगे और फिर ये और ज़्यादा बगावत करेगा मन आपसे, अगर आप उसको चेंज करोगे तो। ठीक है? तो कार्य मंत्रणा समिति क्लियर है। सदस्यों की अनुपस्थिति पर समिति, ये मैंने आपको बता दिया, ये भी क्लियर होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। एक समिति बची आपका छानबीन की समिति। छानबीन समितियां, छानबीन समितियां। छानबीन का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ की जांच करना, इंक्वायरी नहीं, स्क्रूटनी करना कि कहाँ पर कुछ गड़बड़ तो नहीं रहेगी। स्क्रूटनी कमेटी, स्क्रूटनी कमेटी में एक होता है सरकारी आश्वासन समिति। सरकारी आश्वासन, किसी मंत्री ने अपने किसी भाषण में सदन के अंदर कोई आश्वासन दे दिया और उसको फॉलो नहीं किया, काम नहीं किया उस पर, क्या बोलते हैं इसको? गवर्नमेंट एश्योरेंस। क्योंकि वो एक सरकारी व्यक्ति है, सरकारी सदस्य हो गया, वो एक मंत्री है। तो अब ऐसा थोड़ी है कि कुछ भी खड़े होकर बोल देगा नहीं इसकी रिपोर्ट 10 दिन में आ जाएगी, 10 दिन में ये काम हो जाएगा, ये काम 5 दिन में हो जाएगा। तो उसके लिए सदन ने बनवाई हुई है कि भाई ऐसा नहीं है कि कुछ भी आप अनाप शनाप बोल दें, सोच समझ के बोलें, आपके ऊपर जिम्मेदारी है इस देश की। तो क्या बोलेंगे उसके लिए? सरकारी आश्वासन की भी आपने क्या आश्वासन दिया था। तो इसमें क्या होती है, मंत्री के आश्वासन की जांच होती है।
मंत्री के आश्वासन की जांच होती है। उसने बोल दिया कि भैया 5 लाख घर बना दिए जाएंगे अगले 6 महीने